नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो वरिष्ठ अध्यापक का संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ, एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। हालांकि पेपर देखकर कुछ पेपर देने वाले को इतना पता भी नहीं चलता है कि लेवल का पेपर का। दूसरी बात ये है कि मार्केट भी जब पेपर हो जाता है तो यही बातें करते हैं कि पेपर बहुत आसान था या ऐसा था वैसा था। वास्तविकता पता चलती है 2, 4, 5 दिन के बाद में, जब ऑफिशियल की आती है, लोग मिलाते हैं और व्यवस्थित सही तरीके से मिलाने वाले। तो अभी जो भी 1-2 दिन चलता है वो रूमर्स और अफवाहें मार्केट में चलती रहती है। खैर, मैं 2 विषयों की बात करूँगा, एक राजनीति विज्ञान और दूसरा समाजशास्त्र। हम लोग बात करेंगे कि इन 2 विषयों के राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र के जो प्रश्न आए, हम ये भी बात करेंगे कि उन प्रश्नों की जो है उनका लेवल स्तर किस प्रकार का था, और हम ये भी बात करेंगे कि अपने कंटेंट के अंदर क्वेश्चन कितने किस प्रकार से आए हैं, उसको लेकर भी बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले राजनीति विज्ञान। मैं सामान्यतः आपको बता देता हूँ कि राजनीति विज्ञान की का लेवल जो प्रश्नों का आया है वो पिछले कई समय से जो लेवल आ रहा है उसी को वैसा ही रखा है। ऐसी स्थिति मतलब मैं खुद आप लोगों की तरह एक विद्यार्थी भी हूँ। हालांकि मैं कहता हूँ कि मैं वो विद्यार्थी नहीं हूँ जो एक बेरोजगार विद्यार्थी होता है, रोजगार वाला विद्यार्थी हूँ, क्योंकि मैं 8-9 साल से लेक्चर के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, और इसका मतलब है मैं आपकी तरह विद्यार्थी हूँ। तो मैं पॉलिटिकल साइंस में खुद अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा है, अभी पढ़ भी रहे हैं, लेवल भी देखते रहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में फर्स्ट ग्रेड में लेवल। तो हम लोगों ने देखा कि इसका थोड़ा बहुत उच्च स्तर का लेवल है। इस लेवल पे जाके कोई विद्यार्थी 8 सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़ सकता। हम तो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें भी इधर उधर हो जाती है बातें। लेकिन 8 पेपर को इस लेवल पे आप ना पढ़ सकते हैं। फिर भी हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार का रहा। तो ये जो अपने साथ में कंटेंट है, ये हमने अपनी किताबों का कंटेंट ही डाला है, जो अपनी बुक्स आती हैं राजनीति विज्ञान की और समाजशास्त्र की। तो उस किताब की पीपीटी साथ में डाली है, पेज नंबर सहित डाला है कि कहाँ से आया है। और मोस्टली ये किताबें अपनी ऑफलाइन अपनी जो क्लासेस होती हैं उसी की नोट्स पर, बुक्स भी उसी पर आधारित ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस का, पहला क्वेश्चन जिसको हम लेके चर्चा करने वाले हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह तर्क दिया कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करता है? इसका मतलब है कि केवल एक नकारात्मक पर बात करने वाला, सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के दायरे से बाहर है। तो बात करेगा केवल एक की। अब केवल एक की बात करने वाले 2 लोग हैं इसमें, आइजिया बर्लिन भी हैं और मैक्लेलन भी हैं। लेकिन इसमें कहा गया कि नकारात्मक स्वतंत्रता पे बल देने की बात की गई। तो अपनी किताब के पेज नंबर 42 को आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है, आइजिया बर्लिन पुस्तक 4 एसे ऑन लिबर्टी और दूसरी किताब 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। बर्लिन स्वतंत्रता के 2 भाग बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता। लेकिन फिर लाइन लिखी हुई है कि पहली बार स्वतंत्रता को 2 भागों में विभाजित ग्रीन ने खैर किया, लेकिन बर्लिन द्वारा फिर इसका व्यवस्थित अध्ययन किया गया। बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देकर इसे चयन या पसंद की स्वतंत्रता जोड़ते हैं। तो स्पष्ट तौर पे लिखा है कि बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता पे बल देते हैं, और इसमें स्पष्ट लिखा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा राज्य करता है। ये बात किसने कही? तो राइट आंसर हो जाएगा आइजिया बर्लिन, ईसाया बर्लिन। ये हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो आइजिया बर्लिन की बात है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को लेकर हम बात करते हैं कि एक प्रश्न था, भारत के संविधान के भाग 5 की बात की गई है, जो केंद्र सरकार की बात करता है। अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? अब अपनी जो सेकेंड ग्रेड वाली पुस्तक है उसके पेज नंबर 124 को आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे पूरा दिया हुआ है, भाग 5 केंद्र या संघ सरकार। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति स्पष्ट तौर पे दे रखा है। तो भाग नहीं का पूछा तो राष्ट्रपति तो है भाग,
उपराष्ट्रपति इसमें ऑप्शन नहीं था, मंत्रिपरिषद भी दे रखा है, महान्यायवादी दे रखा है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आप देखेंगे कि इसमें अध्याय इसमें भी दे रखा है, अध्याय 5 जो है वो नियंत्रक महालेखा की परीक्षक की बात करता है। बड़ा डीप सवाल था, बहुत अच्छे स्तर का था, जो एज इट अपन ने ऑफलाइन क्लास में भी लिखवाया है, और ये का ये सेम हमने जो है पुस्तक में वही नोट्स एज इट दिया है उसमें। तो अध्याय 1 की बात करता है, नहीं का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो जाएगा, जो बात करता है अध्याय 5। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो मानता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। ऊपरी स्तर का कोई राजनीति विज्ञान का प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, सारे प्रश्न बहुत अच्छी स्थिति के हैं। लास्ट में मैं बता दूंगा कि इसमें कितना स्कोर बहुत बेस्ट है और कितना अच्छा ठीक है अच्छा स्कोर है ये। अब हम बात करते हैं मिशन सागर से संबंधित एक प्रश्न था। हालांकि ये प्रश्न जो है अपन समसामयिक की राजनीति से बात करते हैं, करंट रिलेटेड से संबंधित इश्यू हैं। तो मिशन सागर भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त सैन्य, ये सैन्य अभ्यास नहीं है, आप लोग ध्यान में रखें। ये एक कोविड में 2020 में सहायता जो की गई उसको लेकर बात है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। यह भारत के दृष्टिकोण में क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास की बात के अनुरूप है, ये बात ठीक है। तो केवल बी सही है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता और समानता को पूरक माना है। तो हमने स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें लास्ट में हमने बात की थी कि कौन से विद्वान स्वतंत्रता समानता को पूरक मानते हैं और कौन से विद्वान समानता स्वतंत्रता को पूरक नहीं मानते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें पूरक समानता और स्वतंत्रता पूरक हैं। पेज नंबर में बात कर लेता हूँ, 47 नंबर पेज अपनी पुस्तक का, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि पूरक के समर्थक जो हैं उसमें आर.एस. टोनी का नाम है। तो आप देख सकते हैं ये आर.एस. टोनी आ गया, तो ये तो माना जाएगा। हेयक स्वेच्छातंत्रवादी है, इसमें आपको कहीं नाम नहीं मिलेगा, तो हेयक को निकाल दीजिए। एक मैकफरसन है, तो हमने स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिखा है ये मैकफरसन, और ग्रीन जो लिखे हुए हैं इसके अन्य समर्थकों में, तो मैकफरसन राइट हो जाएगा। टोकविले को हमने इसमें लिखा नहीं है, क्योंकि टोकविले ये बात करता ही नहीं है। टोकविले तो दोनों विरोधी होने की बात करते हैं, तो उसमें विरोधी में हमने टोकविले के बिल्कुल कोटेशन भी लिखे हैं सारे, कि जहां से स्वतंत्रता आती है समानता चली जाती है, सारी बातें लिखी है। तो टोकविले नहीं होगा। 1 और 3 आप इसमें देखिएगा, 1 और 3 राइट ऑप्शन 4 नंबर। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसमें केवल बी सही है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक आइजिया बर्लिन। और अभी हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक प्रश्न था कि राजनीति विज्ञान को प्रभाव व प्रभावित होने का अध्ययन किसने माना है। तो 4 ऑप्शन थे, लॉसवेल, ल्यूकस, मैक्स वेबर और रिचर्ड बेलामी। अपनी पुस्तक के आप पेज नंबर 52 पे जाइए और देखेंगे कि लॉसवेल पुस्तक का नाम लिखा हुआ है पॉलिटिक्स, हु, गेट, व्हाट एंड हाउ, और काफी सारी बातें लिखी हुई हैं। और लास्ट में हमने लिखा है कि जो शक्ति है, यहाँ ये बात करता है कि प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। सेम ये बात की गई, राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन, प्रभाव और प्रभावी की अध्ययन की बात करने वाला विद्वान एच लॉसवेल। एज इट प्रभाव प्रभावी का अध्ययन, सेम हमने यहाँ पे भी लिखा है। पुस्तक का नाम भी ध्यान में रखना कि पावर एंड सोसाइटी के अंदर इसने ये बात की। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर लॉसवेल। अगली बात हम करते हैं कि कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम प्रशासन मिशन की स्थापना की गई। हालांकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित प्रश्न है, ये अपने पुस्तक में अपन ने सारे मिशनों के बारे में लिखा नहीं, तो ये प्रश्न मैं मानता हूँ कि अपने पुस्तक से पूर्णतया आउट है, तो नहीं है। क्योंकि इस लेवल के पेपर में सारे प्रश्न मिलना, मैं अगर कहने को तो कह सकता हूँ कि सारे प्रश्न मिल गए, लेकिन ये कहना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। मैं तो इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कह नहीं सकता हूँ कि सारे पेपर आएंगे, नहीं। मैं कहता हूँ कि सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल के कुल 38 क्वेश्चन आए हैं, जिसको मैं अभी सोल्व आउट करवा रहा हूँ। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो 28 क्वेश्चन आपको एज इट मिलेंगे, जिसमें मैं व्याख्या सहित आपको बता ही रहा हूँ, आप काउंट कर लेना अच्छे से। लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करें कि 28 के बाद में 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो समझ आधारित हैं। मैं उसमें बात भी कर दूंगा कि इसमें आप थोड़ी समझ अगर अच्छी रखें तो 4-5 क्वेश्चन आपके वैसे सही हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 38 में से अगर बात करें तो 32-33 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से टच कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्कोर में से माना जाता है। 32-33 को टच कर रहे हैं। अगर आप 4-5 इसमें भी गलत कर दें,
अगर आप 38 में से 28 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो आप लोग समझिए कि राजस्थान के टॉप स्टूडेंट के अंदर है। ये कोई मैं ज़्यादा फेंकने वाली बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो मैं खुद महसूस करता हूँ। मैं आरपीएससी के पेपरों को वर्तमान में देता भी हूँ, देखता हूँ, मुझे ऐसे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। कहने को तो कुछ भी नहीं लगता है, कोई कितनी भी बड़ी बात कह दे, लेकिन जो वास्तविकता है मैं आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूं। क्योंकि आप लोग देखिए कि पॉलिटिकल साइंस की वर्तमान में चाहे स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, किसी की कट ऑफ देखो, आपको 60% से ऊपर कट ऑफ नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूं ये ज्यादा मैंने बता दी है, आपको कट ऑफ मिलेगी 50 से 55%। तो अगर राजस्थान में ऐसे लोग हैं पॉलिटिकल साइंस के विद्वान कि मैंने कहा कि 80-90% ला सकते हैं, तो ये 55 से 60 यहाँ कट ऑफ क्यों रहती है? इसका मतलब यही है कि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत बदला हुआ आता है, जिसमें अगर आप 60-65% करते हैं तो आप टॉपर हैं उसमें। आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर 200 में से कट ऑफ गई 81 नंबर महज, तो इतनी कम 81 आप मानिए, 200 में 50 कहाँ, 40% पे कट ऑफ गई है, जबकि राजस्थान के टॉप 1500 विद्यार्थी पास करने पे। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन बड़े ट्रेंड वाले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। मैं आपको विथ प्रूफ बता रहा हूं क्या क्या है। हम बात कर रहे हैं कोसोवा में। देखो ये मामला है 1999 का, 10 जून 1999, राइट उत्तर 3 नंबर। अगला प्रश्न आप देखो कि राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो शास्त्रीय राजनीति विचार अच्छे समुदाय की बात करते हैं। हमने पढ़ा कि अरस्तु, प्लेटो जो हैं शास्त्रीय राजनीति विचारक हैं, और वो बात करते हैं नागरिकता की, बात करते हैं दायित्व की, बात करते हैं सहभागिता की। तो ये बात ठीक है कि ये सिद्धांत इससे संबंधित प्रश्नों से था, क्योंकि हम जब प्लेटो अरस्तु को हमने अपने पुस्तक में डाल रखा है कि अरस्तु के, प्लेटो के जो सिद्धांत हैं, अरस्तु के सिद्धांत हैं, ये इस प्रकार के ये मैंने कहा कि ये इसमें जो है मुख्य रूप से अरस्तु भी नागरिकता पर बल देता है और जो राज्य में सहभागिता करते हैं। तो ये प्राचीन समय की बात है एग्जैक्टली। फिर कहा कि मध्यकालीन राजनीतिक विचारक बौद्धिक जीवन में ईसाई धर्मशास्त्र के प्रभुत्व की बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि मध्यकालीन विचारक जो है ऑगस्टाइन एक्विनास, जो स्पष्ट तौर पे बात करते हैं कि ईश्वर की आज्ञा पालन करना, राज्य का निर्माण ईश्वर द्वारा। तो मध्यकालीन बात ईश्वर की करते हैं, धर्मशास्त्र की करते हैं, विशेष रूप से थॉमस एक्विनास और ऑगस्टाइन ईसाई धर्मशास्त्र की बात करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ के आधार पे मैंने कहा था कि फैक्चुअल सीधा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा इसको समझे। आधुनिक काल राजनीतिक सिद्धांत का एक टेक्सचुअल परंपरा रही है। तो ये आप लोग देखिए कि पाठ्य जो टेक्सचुअल परंपरा है ये एक स्कूल है, जैसे बहुत सारी संदर्भवादी वगैरह सारी स्कूलें जो हैं उसमें से एक स्कूल है जो ये भी है। तो इसका मतलब ये आधुनिक काल इस पर आधारित नहीं है। और समकालीन जो 1970 के बाद की जो दशक है, फाउंडेशनलिस्ट मोड कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये राइट हो जाएगा, ये सही माना जाएगा, ये भी तीनों सही है। 3 नंबर ऑप्शन गलत है। आधुनिक राजनीति काल का सिद्धांत पाठ्य परंपरा नहीं है। तो अपन ने इसमें पीपीटी में सारा कुछ अच्छे से डाल रखा है, इसको अगर आपने बहुत अच्छे से समझ के पढ़ा है। मैं हमेशा एक बात क्लास में कहता हूं कि राजनीति विज्ञान को आपको बहुत अच्छे से देखना है, तो आपको समझ बनानी होगी, आपको भाषा पे पकड़ करनी होगी, अप्रोच बनानी होगी। राजनीति विज्ञान वैसा विषय नहीं है जो तथ्यात्मक रूप से जो आप पढ़ते हैं वो का वो आई, लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छे से अगर इसको समझ के कर रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छे स्कोर पे जाएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत। ये प्रश्न, मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रश्न बहुत उच्च स्तरीय प्रश्न था। इस लेवल का जाके वरिष्ठ अध्यापक में न तो हम लोग पढ़ पाते हैं और इस प्रकार से न पढ़ पाएंगे। तो ये आप समझिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर से लेवल का है। तो इसमें मैं उत्तर आपको बता सकता हूँ कि रेगुलेटिव की सही बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, सिंबलिक है, 3 है, संचय नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन आप लोग निकालते हैं, 2 निकालेंगे तो राइट उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। 2 इसमें भी निकाल दिया, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है। अगर आपको एक अगर संचय निर्गत का पता है तो आंसर निकल सकता था, लेकिन अपनी पुस्तक से ये क्वेश्चन बिल्कुल आउट है। मैं नया प्रश्न का कोई बिना मतलब का इसका दावा करता हूं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक, आप लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 42 देख सकते हैं।
स्पष्ट तौर पे लिखा है। हालांकि 2 प्रश्न एक पेज पे आए, इसमें एक पेज के 5 लाइन के अंदर। एक तो अभी हम बर्लिन की जो बात कर रहे थे, और दूसरी हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्रीडमैन की पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। स्पष्ट तौर पे किताब का नाम लिखा गया, और हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल एंड फ्रीडम। पुस्तक के लेखक आइजा बर्लिन नहीं, मैकफर्सन नहीं, टोनी नहीं, मिल्टन फ्रीडमैन। हालांकि क्लास में मैंने कहा था कि फ्रीडमैन फ्रीडम करता है, तो कैपिटलिज्म फ्रीडम पुस्तक 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के 1 के अंदर आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी पुस्तक का पेज नंबर 108, स्पष्ट तौर पे लिखा है, नोट करवा के लिखा है, नोट्स में भी लिखवाए हुए हैं। मोस्टली जो अपन किताब की बात कर रहे हैं, ये सारे वही प्रश्न हैं जो कहीं न कहीं अपन ने ऑफलाइन में पढ़ा है, नोट्स में पढ़ा है। तो इसमें आप लोग देखिए कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, स्पष्ट तौर पे लिखा है, और यही प्रश्न में आ गया। तो राइट उत्तर 44वां संविधान संशोधन, 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अपनाई। हालांकि प्रश्न इकोनॉमिक्स का था, तो गणपत जी सर ने वहां पे आपको इकोनॉमिक्स में भी करवाया है, लेकिन अपन किताब की अगर बात करें 191 पेज पे अपन ने लिखा है एसडीजी का। अपन ने एसडीजी में एक बात लिखी है कि ये 2015 जो है वहां लागू होते हैं, 15 से लेकर 16 में ये लागू हुए, 16 से लेकर 30 तक चलते हैं। इससे पहले हमने कहा कि 2000 में जो है न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ जिसमें से एमडीजी को अपनाया गया था। देखिए ये एमडीजी का पूछा है, और हम वर्तमान में जो पढ़ते हैं वो एसडीजी पढ़ते हैं। ये एमडीजी पहले था, और 15 वर्ष तक के लिए 2000 से लेकर 2015 तक, और 15 से बाद में शुरू होता है एसडीजी, जो 16 में लागू हो जाता है, 15 में अपनाया जाता है, 15 में अपनाते हैं, 16 से लेकर फिर 16 से 2030 तक होता है। तो आप लोग इसको एसडीजी नहीं माने, ये एमडीजी की बात की है, 2000 के अंदर इसको अपनाया गया। तो राइट आंसर जो है 4 नंबर विकल्प होगा। इसके बाद में एक सवाल था समितियों से संबंधित। डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति की बात करें तो सीधा हमने लिखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति थी जिसकी 2 उप समिति थी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, और दोनों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं हमेशा एक क्लास में कहता हूं कि जब आप उप समिति पूछे तो आप इसको करें कि जे बी कृपलानी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, एस.सी. मुखर्जी। जब समिति का पूछेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति की हो गई। तो आप 2 में डी कर दें, तो 2 में डी इसमें भी आ रहा है, 1 में ही आ रहा है। फिर अपन मैच कर लेते हैं। कार्य संचालन संघ शक्ति समिति, तो आप लोग देख सकते हैं कि संघ शक्ति समिति सबसे अधिक सदस्यों वाली जवाहरलाल नेहरू, तो संघ शक्ति 1 के अंदर जवाहरलाल नेहरू बी हो जाएगा, ये बी सही है। और 3 कार्य संचालन समिति हमने लिखवा रखी है, के.एम. मुंशी है, और डी जो है प्रारूप समिति। तो ऊपर स्पष्ट तौर पे हमने लिख रखा है कि प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति का तो हमने पूरा जिक्र दे रखा है, तो आप लोग उसमें जाके आराम से दे सकते हैं। ये कार्य संचालन समिति का लिखवा रखा है। प्रारूप समिति के सदस्यों का पूरा विस्तार से एक पेज और है जिसपे सारा कुछ है। तो प्रारूप में बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से राइट उत्तर 2 नंबर। तो सारी समितियां वैसे अच्छे से करवाई है, उन्हीं समितियों के अंदर एक प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में कौन से विषय भारत के संविधान की राज्य सूची के विषय है। देखो 7वीं अनुसूची के बारे में मैं बताता हूं कि 7वीं अनुसूची में जो विषयों का विभाजन है उसमें आपको मोस्टली जो 3 विषय हैं वो याद रखने पड़ते हैं। एक तो संघ सूची, और दूसरा राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। हालांकि सारे की पीपीटी लाना संभव नहीं था क्योंकि विषयों की बात करें तो कम से कम 250 विषय हैं, और अलग अलग 100 विषय, 50 विषय, 60 विषय। तो ये सारे अपने को एज इट याद तो नहीं होते। हम अनुमान लगा सकते हैं कि बीमा जो है, इंश्योरेंस, ये संघ सूची का है, तो ये तो शामिल नहीं होगा। इसका मतलब ये निकल जाएगा, ऑप्शन ये निकल जाएगा। आर्थिक सामाजिक योजना जो है वो केवल राज्य सूची का विषय नहीं है, तो ये भी निकाल दे, 4 नंबर निकल जाएगा। ऑप्शन राइट जो प्रति व्यक्ति कर और मत्स्य, ये दोनों सही।
उत्तर हो जाएगा आपके 3 नंबर विकल्प। अच्छा प्रश्न था, लगभग हर जगह से ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, प्रत्येक पुस्तक के अंदर ये प्रश्न मिलता है। तो अगले प्रश्न को लेके हम बात करते हैं। एक प्रश्न पूछा ये BCIM, ये अगर अपन बात करें तो समसामयिक राजनीति से संबंधित है, जो अभी हाल ही में चर्चा के अंदर रहा। इससे सवाल पूछा कि कौन से शामिल नहीं है, तो बांग्लादेश इसमें शामिल है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार, तो 2 देश शामिल है। भूटान नहीं है, मालदीव नहीं है। 1 और 3, तो 1 और 3। अब ऐसे प्रश्न तो आप तभी सही कर सकते हैं जब आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ के जाते हैं। समसामयिक प्रवृत्तियां, मुद्दे कौन से चर्चा में रहे, उसको लेकर इस प्रकार का प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया के चरणों की बात की गई है कि कोई भी सिद्धांत का निर्माण होता है तो किस प्रकार से उसमें प्रोसेस होती है। 4 चीजें उसके अंदर होती हैं। सबसे पहले प्रकल्पनाएं, और उसके बाद तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं हम, फिर सत्यापन, और लास्ट में सामान्यीकरण। जैसा एज इट है वैसा का वैसा सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न आप लोग देखें कि प्रतीकात्मक न्याय के बारे में क्या बात सही है। तो अपने न्याय का अपन ने जो अवधारणा पढ़ी है, आर्टिकल क्या पेज नंबर 49, 49 नंबर पेज को आप लोग देखेंगे तो हमने स्पष्ट तौर पे यहाँ लिखवाया है कि प्रक्रियात्मक न्याय जो है वो क्या होता है। तो एक लाइन है, प्रक्रियात्मक न्याय की अवधारणा समाजवाद के दर्शन पर है। देखो समाजवाद पर तात्विक न्याय हमने लिखवाया यहाँ पे। तात्विक न्याय है जिसको फॉलो कौन सी विचारधाराएं करती है, आधुनिक उदारवाद, समतावाद, समाजवाद, समुदायवाद। तो समाजवाद का संबंध किससे है, तात्विक न्याय से है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। दूसरा हमने कहा कि प्रक्रिया, केवल प्रक्रिया की बात करने वाला जो ये कहता है कि हम प्रोसेस पे बल देंगे, हम किसी समाधान पे बल नहीं देंगे, ये उदारवादी लोग हैं। तो परंपरागत उदारवाद और स्वेच्छातंत्रवादी। तो दूसरा देखो, यह बाजार अर्थव्यवस्था नियमों को मानव व्यवहार के आदर्श के नियमों के रूप में मान्यता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये नकारात्मक उदारवादी है, ये बाजार के भरोसे व्यक्ति को छोड़ता है, ये प्रोसेस को फॉलो करता है, न कि परिणामों को फॉलो करता है। तो कथन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। कथन नंबर 2 सही है। देखिए आप लोग, तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर 2 नंबर होगा। तो इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित कथन, प्रक्रियात्मक मामले, अन्य मामले। सुरक्षा परिषद के आप देखिए प्रक्रियागत मामलों में जिसमें 15 में से 9 की सहमति आवश्यक है। पेज नंबर आप लोग शायद कट गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ये आप लोग देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पे अपन ने लिखा है कि जिसमें प्रक्रिया संबंधी मामलों में 15 में से 9 की सहमति अनिवार्य है, जबकि प्रमुख मामलों में 9 सदस्यों की सहमति, जिसमें स्थायी सदस्यों की आवश्यकता है। अब इसमें प्रक्रिया संबंधी मामलों में देखो गलत दे रखा है कि सकारात्मक मत के लिए जिसमें 5 सदस्य। नहीं, प्रक्रिया में जरूरी नहीं है, ये जरूरी होते हैं प्रमुख मामलों में। देखो प्रमुख मामलों में 9 सदस्यों जिसमें स्थायी, तो ये गलत हो गया। अन्य सभी मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णयों की, ये इसका उल्टा दे दिया। अन्य सभी मामले जो होते हैं उसमें हम बात करते हैं कि 9 सदस्य, उसमें 5 अनिवार्य होते हैं। तो ये दोनों लाइनें जो हैं उल्टी लाइन दे दी। मेरे हिसाब से इसका उत्तर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। 1 नंबर अपनी पुस्तक में एज इट इसको इस प्रकार से डाल रखा है। हम लोग कहेंगे भारत श्रीलंका। अगला प्रश्न, मुक्त व्यापार समझौता। देखिए आप लोग, ये हालांकि काफी डीप क्वेश्चन था, और ये 1998 का समझौता है, और लागू होने की बात करें तो 2000 में हुआ। तो मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्न सन वाले जो होते हैं अटेम्प्ट नहीं करने के होते हैं, अगर किसी को एग्जैक्टली याद था, क्योंकि हम पूरे पड़ोसी देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौते के सन याद नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात देखिए कि ये समझौता तो 98 में हुआ और ये लागू होता है 2000 में। इस प्रकार का प्रश्न अगर दोनों सन इसमें ऑप्शन में दे रखे, देखो 98 भी है 2000 भी है, इसका मतलब होता है कहीं न कहीं इस प्रश्न के माध्यम से आपको नेगेटिव की तरफ ले जाना। और जो विद्यार्थी अपने अंदाजे से करता है कि आप दोनों में से, अब मैं कहता हूं कि ऐसे प्रश्न में आइडिया भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कईयों के हाथ नहीं रखते हैं तो वो कर ही लेते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्न छोड़ने के होते हैं, ऐसे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन राइट उत्तर में आपको बता देता हूं
कि 1 नंबर, मैंने भी खुद ने अभी सर्च करके देखा कि 98 का समझौता मुझे पता था कि है, लेकिन लागू होने की जो है 2000 है। तो आप लोगों ने अगर किसी ने रिस्क ली है और किसी का बैठ गया है तो अच्छी बात है। मोस्टली आप देख लेना कि अगर किसी ने किया है तो इसमें नेगेटिव ही जाएगा। ऐसे प्रश्नों में वैसे मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादा रिस्क लेनी भी नहीं चाहिए, जिसमें सभी अंक एक जैसे अपने को लगे। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, संविधान के संशोधनों से था। हालांकि ये प्रश्न लगभग हमने जो संशोधन डाले उसमें हर किताब के अंदर आपको मिल जाएंगे और अलग अलग पार्ट में अलग अलग संशोधनों की बात है। तो एक तो आपको 2 संशोधन याद होंगे, 93 जिसमें 15(5) जोड़ा गया। मूल अधिकारों के अंदर पढ़ते हैं हम, ये इसमें पेज नंबर 87 पे हमने दे रखा है। तो एक आपने 96 संविधान संशोधन पढ़ा होगा, जिसमें जो बात करता है अनुसूची 8 में भाषाएं जोड़ने की। तो ये 2 ऑप्शन अगर आपको आए, 93 ए का मतलब हो जाएगा 4, ए का 4 2 ऑप्शन आ रहे, और दूसरा डी का जो है 2 हो जाएगा, डी का 2, ये डी नंबर ऑप्शन 4 नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। लेकिन ये सब संविधान संशोधन अपन कहीं न कहीं प्रत्येक भाग के अंदर डाल रखे हैं, तो महत्वपूर्ण संशोधन ही थे, अभी के ही है, ज्यादा पुराने संशोधन भी नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पॉलिटी के प्रश्न जो हैं पूरे हो गई। मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिटी के 19 प्रश्न टोटल आए, जिसमें से अगर 4 से 5 प्रश्न की मैं बात करूँ तो अपने कंटेंट से इस प्रकार से हैं कि उनकी लैंग्वेज के आधार पे आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन आप 19 में से अगर आप 10+ स्कोर कर रहे हैं तो ये आपका बहुत बेहतर स्कोर मैं मानता हूँ। ये बेहतर है कि अगर आप इसमें 10 प्रश्न नेगेटिव निकाल के सही हो रहे हैं, और आपके 10 से ज़्यादा अगर 12 प्रश्न हो रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा एडवांस है। इतने करना, मैंने कहा इसके 12 प्रश्न का मतलब होता है कि 66% करना, जो पॉलिटी के इस प्रकार के पेपर में बहुत मुश्किल से इतने प्रश्न होते हैं। तो आप लोगों ने अगर अच्छे से कंटेंट पढ़ा है, समझ रखी है, तो आप 12 तक प्रश्न इसमें आराम से कर रहे हैं। हालांकि अपन अगर बात करें तो इसमें अपन 14 क्वेश्चन को सीधा अपन कर रहे हैं, 14 से ये 15 हो सकते हैं अगर अच्छी समझ है तो। लेकिन 2-3 प्रश्न कंटेंट पढ़े हुए में भी गलत होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद पढ़ता हूं, तो मुझे पता है मैं जो पुस्तकें पढ़ता हूं फिर पेपर देता हूं, दोनों चीजें में रात दिन का अंतर है। अभी हम बाहर सब कुछ कह सकते हैं कि परीक्षा हॉल के अंदर जो प्रश्न करने होते हैं उस प्रेशर के अंदर वो बड़ी मुश्किल कठिनाई वाली स्थिति होती है। तो हमारी पुस्तक भी कोई ज्यादा बड़े पेज की है नहीं, अगर 180-90 पेज के अंदर अपन ने अच्छे से सारा कंटेंट दिया है, और इतने कठिन प्रश्न में 19 में से अगर 13-14 प्रश्न को अपन हिट करें, मैं कतई ये दावा नहीं कर रहा हूं कि 19 में 19 प्रश्न अपनी पुस्तक में आई, नहीं है ना, तो आ सकता है। और इस प्रकार का ट्रेंड जब तक पेपरों का रहेगा पॉलिटी में, पूरे का अगर कोई दावा कर रहा है तो भगवान के भरोसे कर रहा है, अपने से ऐसा दावा झूठा आज होता है न कल करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि हमने कोशिश की कि 14 से 15 क्वेश्चन को इसमें डायरेक्ट लाने की, और जो मैंने पीपीटी के माध्यम से आपको पेज सहित सारी चीजें आपके सामने रखी है, इसमें कोई वो बात है नहीं कि मैं बता रहा हूं लेकिन है या नहीं है। तो दूसरा जो मेरे पास में सब्जेक्ट है एसएसटी में, वो है सोशियोलॉजी। हम सोशियोलॉजी की बात करें, देखो हर बार सोशियोलॉजी का पेपर बहुत आसान आता है, और लगभग सभी कंटेंट में 17-18 प्रश्न 19 में से आपको मिल ही जाते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं पॉलिटी के साथ साथ रह के समाजशास्त्र भी ऐसा हो गया कि समाजशास्त्र का पेपर ऐसे हाथों में गया कि उसने पॉलिटी वाले से सलाह ली कि भाई तू कैसे बना रहा है, वैसे मैं भी बनाना चाहता हूँ। तो सोशियोलॉजी का पेपर इस बार बहुत अच्छे लेवल का आया, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का आया, जिसमें परिभाषाएं तो ऐसी पूछी गई हैं कि आप परिभाषाएं कितनी सारी याद कर लें, फिर भी वो परिभाषाएं ऐसी हैं जहां आपको कॉमन कहीं पुस्तकों में नहीं मिलेगी। तो हम लोग बात करते हैं कि समाजशास्त्र के प्रश्न किस प्रकार के आए। देखो, एक प्रश्न था, मानव समाज में धर्म इतना सार्वभौमिक, स्थायी, व्यापक है कि धर्म को स्पष्ट रूप से समझे बिना हम समाज को नहीं समझ सकते। ये रेड क्लिप ब्राउन का एक स्टेटमेंट है, जो 1 नंबर ऑप्शन राइट है। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण, काफी किताबों में मैंने देखा, लेकिन मुझे भी बहुत सारी किताबों में ये नहीं मिला। तो पहला ऑप्शन। एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दुनिया पर आलोचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रत्येक सामाजिक प्रघटना को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है। ये पुस्तक आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 17 अगर देखेंगे
तो हमने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि सामाजिक घटनाओं व तथ्यों का सामाजिक संबंधों के आधार पर दृष्टिकोण तय करना समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। ये लाइन आपको 4-5 जगह मिलेगी, मैंने देखी थी अभी, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताओं में भी, और पेज नंबर 17 पर। तो हम इसको कहेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जो घटनाओं के आधार पर परघटनाओं की बात करती हो, इस पर व्यापक सामाजिक संदर्भ देखा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये अपनी पुस्तक अच्छे से इसको टच कर रही है प्रश्न को। जॉनसन द्वारा 4 बिंदुओं के आधार पर हम जान सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु नहीं है? अब मैं बता दूं कि हमने समाजशास्त्र के 2 परिप्रेक्ष्य देखे, एक मानविकी और एक वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक में जॉनसन, आप लोग अगर इसको अच्छे से थोड़ा देख लेंगे तो आप लोग अनुमान लगा देंगे कि ये इसमें से कौन सा तत्व है, अगर अच्छी समझ रखते हैं तो, जो वैज्ञानिक से संबंधित नहीं है। सिद्धांतबद्ध आपको नहीं आ रहा है, सिद्धांतबद्ध क्या है तो भी कोई बात नहीं। संचयी, अनुभवाश्रित, नैतिक। आप लोग देखिए कि हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि मूल्य की बात करने वाला, दूसरा नैतिक होने वाला, नैतिकता की बात करने वाला, ये कभी वैज्ञानिक नहीं हो सकता है, ये मानविक की विषय है। तो इसका मतलब है कि नैतिक का संबंध वैज्ञानिक से नहीं है। ये अपनी पुस्तक में कई जगह लिखा हुआ है, हालांकि मैं कह देता हूं कि जॉनसन का स्पेशल अपन ने नहीं लिखवाया, और ऐसे अपन एक एक विद्वान का तो सारा कुछ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अपन ने ये बहुत जगह लिखा है अच्छे से कि मूल्य और नैतिकता का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से नहीं है। कि पुस्तक के अंदर भी आप देख लेना, मानविकी परिप्रेक्ष्य से अपन ने जहां लिखा है और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य लिखा है, वहां पे ये लाइन आपको मिलेगी। तो इसका मतलब नैतिक वैज्ञानिक से संबंध नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि जाति के कार्यों को किसने 2 स्तरों पर, एक सांस्कृतिक मतलब कल्चरल की बात करता है, दूसरा आइडियोलॉजी वैचारिक की बात करता है। तो सांस्कृतिक विशेषताओं में हमने लिखा है एम श्रीनिवासन जो है जाति की सांस्कृतिक विशेषताओं पे बल देते हैं और स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक की बात की गई। तो जाति में सांस्कृतिक की बात एम श्रीनिवासन, और 1 नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म की पुरुषार्थ व्यवस्था में किस पुरुषार्थ को अंतिम लक्ष्य माना गया है? मोक्ष, काम, धर्म, अर्थ। हमने स्पष्ट लिखा है कि मोक्ष जीवन का अंतिम व सर्वोत्तम पुरुषार्थ है। तो आप लोग सीधी सीधी लाइन देख सकते हैं, अपने ऑफलाइन नोट्स में देख सकते हैं, अपनी पुस्तक के अंदर देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से पुस्तक में हमने अच्छे से लिखा है। तो फर्स्ट नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? यह भी प्रश्न मैं कहूंगा कि समझ के ऊपर आधारित था। हमने सामाजिक परिवर्तन को बहुत अच्छे से पढ़ा, और उसमें हमने पढ़ा है कि आविष्कार होने से समाज में कुछ परिवर्तन आएंगे, अगर डिफ्यूजन या प्रसार होगा तो भी परिवर्तन आएगा, कोई नई खोज करेंगे तो सामाजिक परिवर्तन आएंगे, क्योंकि जैसे कुछ भी चीज की नई खोज होती है तो वो समाज पर कहीं न कहीं असर डालता है। लेकिन एकीकरण, इंटीग्रेशन होना सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा नहीं देता है। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमने सामाजिक परिवर्तन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, पुस्तक में दे रखा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी समझ के साथ में आपने अगर इस क्वेश्चन को किया है, समझ आधारित प्रश्न था। इसके बाद में आप लोग देखिए कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की नर्सरी है। तो हमने ये स्पष्ट तौर पे पेज नंबर 103 पे प्रश्न भी दे रखा है पीछे कि किसने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा। देखिए इसमें CH कूले का ऑप्शन है, और यहाँ पे भी कूले, GP मर्डोक, डेविस और नेमकोफ, 1 नंबर माना गया है कूले को। ये प्रश्न मैंने देखा पुस्तक में आज 3-4 जगह ये सेम प्रश्न अपन ने डाल रखा है। तो इसका मतलब है आगे कंटेंट में, फिर पीछे 2-3 जगह अभ्यास प्रश्न में अपनी समाजशास्त्र वाली पुस्तिका में अपन ने इसको डाल रखा है। तो एज इट प्रश्न उठा लिया गया। इसके बाद में एक प्रश्न था कि सामाजिक वर्ग को औद्योगिक समाज के चारित्रिक लक्षण। 4 ऑप्शन आपके सामने थे। अपनी पुस्तक का पेज नंबर आप 71 देख लेना। स्पष्ट तौर पे हमने लिखा है कि बॉटोमर वर्ग तथ्यतः समूह होते हैं, वे अपेक्षाकृत उन्मुक्त होते हैं, बंद नहीं। उनका आधार निर्वित रूप से आर्थिक है। वर्ग एक औद्योगिक समाज का लक्षण है, और सेम की सेम लाइन, वर्ग औद्योगिक समाजों का चारित्रिक लक्षण है। तो राइट उत्तर बॉटोमर। तो पेज नंबर अपने स्पष्ट तौर पे पीपीटी में डाल रखा है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन था कि मान लीजिए एक व्यापारी होने के नाते ग्राहक, एजेंट, आयकर अधिकारी तथा व्यापार यूनियन के संपर्क में आता है, तो ये किस प्रकार के व्यवहार में शामिल होगा।
अब आप लोग देखिए कि हमने रॉबर्ट मर्टन की अवधारणाओं को देखा है, उसमें भूमि का प्रतिमान देखिए आप लोग। यदि कोई व्यक्ति एक समय एक से अधिक भूमिकाओं के निर्वहन में रहते हैं तो सेट ऑफ रोल भूमि का प्रतिमान कहते हैं। उदाहरण भी दिया है, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक संघ का अध्यक्ष, पुत्र है, पिता है भूमिका में, और ये इन्होंने थोड़ा व्यापारी का दिया है। तो राइट उत्तर हो जाएगा भूमि का प्रतिमान, क्योंकि भूमिका के बारे में पूछा है तो भूमिकाओं का प्रतिमान है। तो रॉबर्ट मर्टन की अवधारणा है, अपनी किताब के पेज नंबर 35 पर ये दिया गया है। अगला प्रश्न आप देखो, समाजशास्त्री विश्लेषण करने वाली प्रथम कृति स्पेंसर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। वैसे ये पुस्तक की बात करूं तो अपन ने बहुत जगह इस पुस्तक को लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, लेकिन मैंने देखा कि पेज नंबर 128 पे मुझे मिल गई ये किताब, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर की। और इसमें इन्होंने लिखा, प्रश्न इस प्रकार से दिया कि प्रथम कृति स्पेंसर द्वारा लिखी गई, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न आप लोग देखिए कि किस समाजशास्त्री ने समाज के समग्र स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन किया। तो ये प्रश्न हमने एच गिडिंग्स जो है उनके उसमें अपन ने लिख रखा है, हालांकि पीपीटी इसमें लगाई थी, हो सकता है मिस हो गई हो, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने की बात करता है कि वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है, तो आप इसे देख लें। अगला, हाँ ये देखो इस पीपीटी थोड़ी गलत लगा दी, ये प्रश्न जो है क्रमबद्ध व्याख्या करने वाला, जो मैं कहता था कि पीपीटी मिस होगी, आप देख सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति के अध्ययन की बात जो है, गिडिंग्स समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से, मतलब व्यवस्थित और क्रमबद्ध। पेज नंबर 13 पे आप लोग देखिए ये प्रश्न है, समाज के समग्र स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन करता है वो है गिडिंग्स, 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है, एंडिंग करप्शन हाउ टू क्लीन अप इंडिया, ये अपनी पुस्तक से पूर्णतः आउट है। अपने बहुत सारी पुस्तकें उसमें लिखी हैं, लेकिन अपन इस प्रकार से कितनी सारी पुस्तकों को लिखें, करप्शन के ऊपर कम से कम 40 से 50 पुस्तकें हैं, लेकिन ये पुस्तक जो है अपनी पुस्तक से पूर्णतः आउट है। राइट उत्तर इसका मैंने भी सर्च किया तब मुझे पता चला एन विठल है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था। मैं ऐसे ही फालतू में कह दूं कि नहीं हाँ मेरे को पता था, मैं भूल गया, ऐसी कोई बात नहीं, ना मैंने लिखवाया ना मुझे पता था कि ऐसा प्रश्न आए। हालांकि ऐसे प्रश्न में आपको यही करना था कि इसको नहीं आ रहा हो तो ये नॉट अटेम्प्टेड जैसा प्रश्न था, क्योंकि ऐसे प्रश्न इसलिए देते हैं कि ताकि आप लोग नेगेटिव के माध्यम से और पीछे जाएं, आप वहां डिसीजन कर पाए कि कौन सा प्रश्न अटेम्प्ट करने योग्य है, कौन सा प्रश्न अटेम्प्ट करने योग्य नहीं है। और हार्ड पेपर में आप लोग सोचें कि सोच समझकर अटेम्प्ट करें, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर, किसने समाज की परिभाषा देते हुए समाज कार्य प्रणालियों, रीतियों, आदि सत्ता, पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों की बात की। पुस्तक का पेज नंबर 30 स्पष्ट तौर पे हमने देखा है कि मैकाई और पेज समाज के आधारभूत तत्व बताते हैं, और समाज में प्रणालियां, रीतियां, कार्य प्रणालियां, ये सारी चीजें अपन ने समूह वगैरह अच्छे से दे रखे हैं। तो पेज नंबर 30 पे मैकाइवर पेज राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, मौलिक बढ़िया प्रश्न बनाया। एक प्रश्न था कि संस्थात्मक दृष्टि से किसने जातियों को वंशानुगत रूप से विशिष्ट पदानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित समूह के रूप में समझाया, जबकि एक प्रणाली के रूप में उन्होंने उसकी 3 विशेषताएं बताई, पदानुक्रम, वंशानुगत और विशेषज्ञता। तो ये एक अच्छा प्रश्न था, लेकिन पता नहीं मैंने तो कहीं ये प्रश्न पहले पढ़ा नहीं। आज जब किसी समाजशास्त्र के एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को मैंने भेजा, मुझे आइडिया नहीं था, उसने बताया कि इसका राइट उत्तर सी बोकल है। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी में इंटरव्यू दे रहा है, उस विद्यार्थी ने पता नहीं कोई पुस्तक में देखा होगा, अपनी पुस्तक से ये क्वेश्चन 100% आउट है। अपन ने ऐसी कोई परिभाषा कहीं लिखवाई नहीं और न इस तरीके का कोई बात की है। अगला प्रश्न आप देखिए कि HIV टेस्ट, HIV के टेस्ट हमने लिखे हैं, एड्स हेतु परीक्षण, एक एलिसा टेस्ट, ये देख लो एलिसा एंजाइम लिंक्ड, हमने पूरा इसके बारे में लिखा है, एक वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट, एक पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडी। इसमें एलिजा टेस्ट बिल्कुल एड्स का नहीं का पूछा गया आपसे, तो एलिजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट बिल्कुल वेस्टर्न ब्लॉट इसका है, इसका वेस्टर्न ब्लॉट भी है, एलिजा भी इसका है, और RIPA जो दिया है
तो पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडी वाला ये सेम, तो ये भी इसी का ही है। तो राइट उत्तर हो जाएगा विडाल टेस्ट। आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया हुआ है तो टाइफाइड के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। तो राइट उत्तर 3 नंबर अपनी पुस्तक में एज इट इसी प्रकार से दिए हुए हैं। पीछे आप लोग देखेंगे ये एड्स के अब टॉपिक के अंदर पेज नंबर 119 पर। प्राचीन समय में परिवार में संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से स्त्री को अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति को क्या कहा जाता था? नियोग। ये भी अपन ने कहीं लिखा नहीं। हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे तो निकटा भी गमन हमने लिखा है कि नजदीक के रिश्तेदार के साथ शादी नहीं करें, तो ये तो नहीं हो सकता था, लेकिन नियोग शब्द से हमने इसको कहीं पर नहीं लिखाया, शब्द से नहीं लिखवाया है। तो अपन कह सकते हैं कि अपने कंटेंट से पूर्णतया अंदर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सोशियोलॉजी बहुत स्टैंडर्ड लेवल की पूछी गई। हर बार ऐसा होता है कि सोशियोलॉजी में 19 में से अपने प्रश्न आते हैं 17-18, लेकिन मैं कहता हूं कि इस बार नहीं है। इस बार अपन 19 में से 15-16 प्रश्न बहुत अच्छे से कर पाए पास जाके, जिनकी समझ अच्छी थी, जिनके तथ्य बहुत अच्छे थे। ये समझ प्लस तथ्य 4-5 प्रश्न अपने सीधे बाहर जा रहे हैं। मैं बता देता हूं कि 4-5 एक तथ्य के कुछ समझ की अगर बात करें तो 13-14 प्रश्न की पीपीटी में 13 की ले आया हूं, जिसमें 1-2 प्रश्न और आप करके 13 से 14 प्रश्न अगर करते हैं तो बहुत अच्छे स्कोर में आप लोग जाते हैं इसमें। तो अंत में मैं बता देता हूं कि 19 + 19 38 प्रश्न में आपका कितना बेस्ट स्कोर हो सकता है, वो बात करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि सांप्रदायिकता के निम्नलिखित आयामों का सुझाव किसने दिया? ये इस प्रकार के तत्व, और अपन ने अपनी पुस्तक में ऑफलाइन नोट्स में पेज नंबर 111 पे स्पष्ट तौर पे लिखा है कि टी.के. ओमन ने सांप्रदायिकता की 6 विशेषताएं बताई: अलगाववाद, कल्याणकारी, अलगाववादी, पृथकतावादी, प्रतिशोध, पूरा एज इट। तो राइट उत्तर हो जाएगा टी.के. ओमन। 111 पेज अभी हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था, मेरे को क्यों लग रहा है ऐसा। हाँ नहीं, इसमें नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं पेज नंबर 111 अपनी सोशियोलॉजी की जो पुस्तक है उसमें एज इट ये प्रश्न आया। अगला आप देखिए, योगेंद्र सिंह ने निम्न में से कौन सा जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण नहीं माना? देखिए, जाति व्यवस्था के परिवर्तन के कारणों को आपने अपनी पुस्तक में अच्छे से नोट्स में पढ़ा है। तो शिक्षा है, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, शहरीकरण, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान जो है वो है, ये सारी बातें हैं। तो औद्योगिकीकरण इसी के अंदर आएगा, नगरीकरण आएगा, आधुनिकीकरण आएगा, लेकिन निजीकरण का कोई संबंध नहीं है। हालांकि अपन ने योगेंद्र सिंह के अनुसार नहीं लिखवाया है, ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, लेकिन जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों में हमने सारे तत्व अच्छे से लिखे हैं। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का इसका संबंध कोई नहीं है। राइट उत्तर ये हो जाएगा। तो ये अच्छे से अगर किसी ने पढ़ रखा है कारणों को, तो ये अच्छे से प्रश्न सही कर सकता है। ये समझ के आधार पर एक प्रश्न था। तो अगला प्रश्न आप लोग देखें, कौन सा गरीबी उन्मूलन का कम से कम महत्वपूर्ण रूप से उपाय में नहीं है? तो वितरण न्याय हो सकता है, बिल्कुल। हम देखें गरीबी के हमने कारण भी लिखे हैं पुस्तक में पेज नंबर 118 पे, और समाप्त करने के उपाय: रोजगार देना, महंगाई पर नियंत्रण, सामाजिक बुराइयां, आर्थिक समानता, कृषि पशुपालन, आधुनिक शिक्षा, ग्रामीण विकास, ये सारे देख रखे हैं। और इसमें आप लोग देखो कि वितरण न्याय हो सकता है, मानव भूमि का अनुपात जरूरी है, भूमि लोगों को भूमि दी जाए, रोजगार सृजन हो सकता है, काले धन का प्रवाह, फ्लो ऑफ ब्लैक मनी, अगर काले धन का प्रवाह होगा तो गरीबी कम नहीं होगी, गरीबी बढ़ेगी। तो अच्छा प्रश्न था। समाज, मैंने कहा कि समझ के आधार पर ये प्रश्न आप लोग अच्छे से सही कर सकते थे। और एज इट अपन ने कई उपाय दे रखे हैं, जिसमें ये उपाय सारे थे। ब्लैक मनी का अपन ने कोई उपाय दिया नहीं, क्योंकि उपाय है नहीं तो अपन झूठा उपाय दे कैसे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आ गए अपने वरिष्ठ अध्यापक के 2 सब्जेक्ट के अंदर। टोटल प्रश्न की मैं बात करूं 38 प्रश्न आए। 38 प्रश्नों में अगर हम बात करें तो 28 प्रश्न की मैं पीपीटी आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें हमने सारा कुछ डाला है कि अपनी पुस्तक के किस नंबर पेज से कैसा प्रश्न आया। तो ये तो 28 हो गए। अब बात कर रहे हैं 10 जो क्वेश्चन हैं, उन 10 क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो 3 से 4 प्रश्न हैं जो कोई विद्यार्थी अच्छी समझ रखता है, पुस्तक को पढ़ने के समय बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अगर पढ़ता है
तो वो प्रश्न वहां से सही कर सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि 38 में से 3-4 और अगर हो जाए, और 38 में से अगर किसी ने बहुत अच्छा किया है तो बहुत अच्छे में 30 है, लेकिन अगर 30-32 प्रश्न आपके पढ़े में आते हैं तो 2-4 प्रश्न गलत आपके स्वाभाविक हो जाते हैं। और हम अगर बात करें कि इसमें से अगर किसी के 27-28 भी सवाल सही हो रहे हो, 27-28 सवाल बहुत बेस्ट स्कोर में माना जाएगा। आप पॉलिटी और सोशियोलॉजी में 2 की बात कर रहा हूं, अगर आपके 27-28 प्रश्न सही है तो आपको दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन से नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर आपने अन्य विषय जहां सरल कोई कुछ विषय ऐसे भी है जो बहुत सरल प्रश्न आए, वहां सीधे सीधे किसी भी नोट से कहीं किताबों से आपको मिल सकते हैं। बाकी मैं सभी विषयों की अच्छी समझ नहीं रखता हूं, मैंने 2 विषयों के पेपर को बहुत अच्छे से देखा है। मैं कह रहा हूं कि इन विषयों के आधार पर मैं कह देता हूं कि आप 60 से 65% अगर क्वेश्चन इनमें कर लेते हैं तो ये बहुत आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि इस आधार पे 60 से 65 के आधार पे अगर हम कहें कि 38 के अंदर अगर आप लोग 25-28 प्रश्न करते हैं तो ये बढ़िया। तो देखो आप लोगों को मैं एक बार वापस बता देता हूं। मैंने कहा कि बात की एवरेज में बात करता हूं कि 38 में से देखो 27-28 वाला बहुत टॉप स्कोर में है, कि ऐसा नहीं है कि कहीं से भी 1% भी चांस टॉप आने में इसके नहीं है। इस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ओवरऑल में बात आज नहीं कर रहा हूं कट ऑफ की, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर होना है अभी, तो कट ऑफ का अपन कोई आइडिया नहीं बता रहे। मैं 2 विषयों की समझ के आधार पे कहता हूं 27-28 आपको बहुत टॉप में रखेगा। अगर आप इसमें 27-28 नहीं कर पा रहे हैं, 25 तक कर रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छे स्कोर में, मैं इसको गुड कहता हूं 25 तक को, कि गुड आपका अच्छा स्कोर है। अगर आप इससे कम है 20-22 तक, और 20-22 के बाद अगर अपन बात करें कि अन्य विषयों में आप बहुत बेहतर हैं, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी आप 2 दिन तक चर्चाएं करेंगे तो मैंने कहा कि जैसे ही पेपर होता है तो माहौल बड़ा गर्म होता है, हर विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि जोरदार गया पेपर, क्योंकि हर 5-7 के बाद उसको एक क्वेश्चन आता होता है, वो उसको लगता है कि सब कुछ आ रहे हैं। जैसे ही आंसर की आएगी, लोग मिलाएंगे, आकलन करेंगे, सही से नंबरों को देखेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि विषय पेपर का लेवल कैसा है। हर पेपर को देने के बाद विद्यार्थी यही कहते हैं कि पेपर तो बहुत आसान था और जोरदार गया है, क्योंकि मैं हाल ही में देख के आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का जब पेपर हुआ, और मैंने जब डिस्कस उन्हीं दिनों किया, तो मुझे तो पहले ही लग गया कि पेपर का लेवल अच्छा था। और कई ऐसे मेरे दोस्त कहते थे कि पेपर तो ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आप लोग देखें कि इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ गई 200 के अंदर 81 नंबर, और फाइनल कट ऑफ आप समझिए कि अगर माने जाए कि 224 में से कट ऑफ जाएगी मैक्सिमम 125 से 30 तक। तो हम कह सकते हैं कि 224 में 125-30 तक कट ऑफ रहना कि 50% से ऊपर मान लीजिए, आप 60% मान लीजिए, 60% राजस्थान के टॉप 100 लोग होंगे, तो 60% भी सिमट गए। मैं इसलिए कहता हूं कि यहाँ का आप 60% अगर निकाल दीजिएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात, यही स्कोर आता है 20 से 22। तो आप लोग चिंता नहीं करें, बहुत अच्छे से आपने समझ के साथ अच्छा पेपर दिया है, और कोशिश रहेगी कि अपनी पुस्तकों में काफ़ी कुछ कंटेंट आया है, और भी जहां भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इसको अपडेट करके टेलीग्राम के माध्यम से भी आपसे वहां पे अवेलेबल करवाएंगे। तो आप लोग अच्छे से देखते जाएं, और कल जैसे ही फर्स्ट पेपर होगा हम उसकी आंसर की लेके आएंगे। आप लोगों का धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच।